गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हमारी जो नेक्स्ट साइकिल है वो है वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो अर्थ पे जो टोटल वाटर प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ 5% जो वाटर है वो फ्री फॉर्म में है। अर्थ पे जितना भी वाटर कंटेंट है उसमें से सिर्फ जो 5% है वो फ्री फॉर्म में है, और इस 5% का भी जो 99% वाटर है वो ओशियंस में प्रेजेंट है, और बाकी का जो इस में से 1% बचता है वो हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए या हमारे यूज के लिए जो अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है उसकी अमाउंट बहुत ही कम होती है। जो फ्री फॉर्म में वाटर है उसका एक बड़ा पार्ट, बड़ा क्या लगभग ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो ओशियंस में प्रेजेंट होता है या महासागरों में प्रेजेंट होता है, और सिर्फ 1% जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है। लेकिन ये जो फ्री फॉर्म में ये जो वाटर है ये कभी भी स्टेबल नहीं होता है या स्थिर नहीं रहता है। ये जो वाटर साइकिल है उसमें ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, और ये जो वाटर साइकिल है इसको मेनली मूव करवाने का काम जो है वो सनलाइट या इंसोलेशन या जो सनलाइट है वो वाटर साइकिल के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर है वो मेनली ओशियंस में, क्योंकि मेन जो वाटर कंटेंट है वो ओशियंस में है, तो मेनली हम ओशियंस की अगर बात करें तो सनलाइट की प्रेजेंस में ओशियंस की जो सरफेस का वाटर है वो इवेपोरेट होता है, भाप के फॉर्म में या वाष्प के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद में वो ऊपर उठता है, एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में एंटर करता है भाप के फॉर्म में, और वहां जाकर जाने के बाद में जो एयर है वो उसको आगे मूव करवाती है, और एक जब भी उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो जो वाटर वेपर है या जो जल वाष्प है वो कंडेंस या संघनित होना स्टार्ट हो जाती है, और संघनित होकर के वो बादल या क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। और ये जो क्लाउड्स है वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर मिलने पर या पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन मिलने पर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में या रेनफॉल के फॉर्म में जो है वो वापस लिथोस्फीयर पे या हाइड्रोस्फीयर पे वापस बरस जाते हैं। तो वाटर की ये जो साइकिल है जिसमें वाटर सबसे पहले भाप में कन्वर्ट होता है, फिर बादलों में कन्वर्ट होता है, बादलों से वापस प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में या जलपात के रूप में वापस जमीन पर आ जाता है। तो ये जो पूरी साइकिल है इसी को ही वाटर साइकिल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि वाटर का हमारी लाइफ में रोल क्या है, वाटर साइकिल हमें कैसे अफेक्ट करती है, हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, या किसी भी इकोसिस्टम के लिए वाटर साइकिल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसका अप्रोक्सीमेटली 90% पार्ट बनाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है वो वाटर से ही मिलती है या वाटर से ही ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रीजन हो गया। और दूसरा एक चीज हम अच्छे से जानते हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी इसको बार बार पढ़ चुके हैं कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, या जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनको अपने अंदर घोलने की ये क्षमता रखता है या कैपेसिटी रखता है। और जब तक न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ में घुलेंगे नहीं या डिजोल्व नहीं होंगे तब तक प्लांट्स या एनिमल उनको कंज्यूम नहीं कर सकते या उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोइल की अगर बात करें तो सोइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स उसको यूज तब तक नहीं कर सकता जब तक वो सारे के सारे वाटर में डिजोल्व नहीं हो जाते। ये वाटर में जब डिजोल्व हो जाते हैं तो प्लांट्स की रूट्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी उसका सिस्टम है जाइलम एंड फ्लोएम है उसमें वो आगे मूव करते हैं। तो जितने भी न्यूट्रिएंट है अगर हम चाहते हैं कि हम उनको यूटिलाइज करें या प्लांट्स उनको यूटिलाइज करें तो उनका वाटर में डिसोल्व होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है वो यही है। इसके अलावा
एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि गैसेस जो होती है, जैसे एक्वेटिक हैबिटाट की बात करें तो वहां पे जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो वाटर के थ्रू ही होता है। वाटर में ही ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, उसी में ही वो CO2 है वो रिलीज करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए या रेस्पिरेशन के लिए भी एक्वेटिक एनिमल्स की अगर स्पेशली बात करें तो वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फीचर है वाटर का जो यहाँ पे हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब 1 ग्राम वाटर को अप्रोक्सीमेटली 536 कैलोरी दी जाए तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की चीज है कि जब 1 ग्राम वाटर को हम 536 कैलोरी उसको अगर देते हैं तो ये जो 1 ग्राम लिक्विड फॉर्म में वाटर है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से जो वाटर बॉडीज होती है या जो पानी के बड़े स्रोत होते हैं वो जल्दी से गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि सनलाइट में जो इंसोलेशन होता है या जो सनलाइट वाटर सोर्स के ऊपर गिरती है तो उसमें से वाटर जो है वो उस जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जल्दी से गर्म नहीं होता है। ये चीज तो हमने अपने रूटीन लाइफ के अंदर भी नोटिस की है। कोई भी गर्म चीज है उसको अगर उसके ऊपर अगर पानी डाल देते हैं तो पानी जो है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चीज हाथों हाथ ठंडी हो जाती है। तो इस चीज का फायदा बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ा फायदा इस चीज का ये है कि डे और नाइट में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ क्या ऑलमोस्ट जो डेजर्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि दिन में तो उनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और रात को माइनस में चला जाता है। तो इतना डिफरेंस वहां पे इस वजह से होता है क्योंकि डेजर्ट है, रेगिस्तान है, पानी नहीं है वहां पे। लेकिन अगर हम एक ऐसे एरिया की बात करें जहाँ पे वाटर अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पे आपको डे और नाइट के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ डे और नाइट का जो इतना डिफरेंस आता है टेम्परेचर का वो वाटर की वजह से आ नहीं पाता है। इसी वजह से जो अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इतना राइज नहीं हुआ है वाटर की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एक ये रीजन हो गया। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से वाटर साइकिल जो है वो किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जो वाटर साइकिल है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। वाटर साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसको हम डायग्रामेटिकली इसको हम देखेंगे। तो वाटर साइकिल का जो सबसे पहला स्टेप है वो है इवेपोरेशन। या हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इंसोलेशन। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर साइकिल के लिए जो सनलाइट होती है या जो इंसोलेशन होता है वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। तो जब तेज सनलाइट होती है तो ओशियन का प्लस लिथोस्फीयर की भी अगर हम बात करें तो जो वाटर बॉडीज होती है वो भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो वाष्प है या ये जो भाप है जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुई है ये हाइड्रोस्फीयर या हम जमीन की भी बात करें तो लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो जो सबसे पहली स्टेप है उसमें जो हाइड्रोस्फीयर यानी ओशियंस की अगर हम बात करें और लिथोस्फीयर यानी जमीन की अगर हम अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो सनलाइट की वजह से भाप में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में चला जाता है। ये इसकी सबसे पहली स्टेप है। सेकेंड स्टेप है क्लाउड्स। ठीक है, जैसे ही ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाती है ये वहां पे स्थिर नहीं होती है। हवा जिस डायरेक्शन में चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग वो उसके साथ बहती हुई चली जाती है। और जहां भी इसको फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है, फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है तो ये जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर जो है वो क्लाउड के फॉर्म में या बादलों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। संघनित होकर के या
कंडेंस होकर के क्लाउड्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो क्लाउड्स होते हैं ये मूव करते हैं, और जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट या फेवरेबल कंडीशंस इसको मिलती है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में इनमें जो वाटर है वो वापस जमीन पे आ जाता है। ठीक है, इसके लिए भी कि ये जो यहाँ पे जलवाष्प बन रही है, ये बादलों में कन्वर्ट हो रही है, ये बादल कहाँ जाके बरसेंगे, ये भी सनलाइट के ही कंट्रोल में होता है। ठीक है, जिस भी एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां की जो हवा है वो पतली होकर के ऊपर उड़ जाती है, और वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है या कम दाब का क्षेत्र जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि कोई एरिया ठंडा है तो वहां पे कंपेरेटिवली हाई प्रेशर जो है वो बना हुआ रहेगा। तो ये जो वाटर वेपर है, ये जो क्लाउड्स है, ये हमेशा हाई प्रेशर से या हाई दाब से लो प्रेशर या कम दाब की ओर मूव करते हैं। जहां पे इनको कम दाब मिलता है वहां पे ये बरस जाते हैं। जनरली हम नॉर्मली कहते सुनते हैं कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो आज पक्का बारिश आएगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा जो है वो पतली होकर के ऊपर उड़ जाएगी, लो प्रेशर क्रिएट करेगी, तो ये बादलों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ये हवा की जो तेजी है उसको ये बढ़ा देती है। ठीक है, तो इसके लिए भी इंसोलेशन या सनलाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप हम वाटर साइकिल के अंदर पढ़ रहे हैं वो है, तो वाटर साइकिल की जो लास्ट स्टेप है वो है प्रेसिपिटेशन या जलपात। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप में अपन ने पढ़ा कि जो ओशन है, जो कि ज्यादातर अर्थ सरफेस 2/3 जो अर्थ सरफेस है वो कवर करते हैं, और जो लिथोस्फीयर है जो 1/3 ही है। तो वाटर वेपर अगर हम बनती है तो obvious सी बात है वो ओशंस पे ही ज्यादा बनेगी, लेकिन बरसेगी वो ज्यादा लिथोस्फीयर पे। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो वाटर बॉडीज होती है या ओशन है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, वो इतनी आसानी से गर्म नहीं होते हैं, तो वहां पे लो प्रेशर इतनी जल्दी क्रिएट होता ही नहीं है। जबकि हम लिथोस्फीयर की बात करें या अर्थ जमीन की अगर हम बात करें, स्थल मंडल की अगर हम बात करें, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट करना बहुत इजी होता है। तो जिसकी वजह से जो बारिश होती है वो भाप तो बनती है, मतलब जलवाष्प जो है वो तो बनती है ओशन से, लेकिन ज्यादा बरसती जो है वो है लिथोस्फीयर पे या स्थल मंडल पे ये मेनली बरसती है। लास्ट स्टेप जो है वो है प्रेसिपिटेशन या जलपात। जलपात होता है कि जो क्लाउड्स है या जो भी वाटर है वो किसी भी फॉर्म में अगर अर्थ सरफेस पे वापस आ रहा है, ये हो सकता है जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, ओस या ड्यू, फॉग, तो वो तो किसी भी फॉर्म में है वो वापस अर्थ सरफेस पे आ सकता है। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थ सरफेस पे जो वाटर आता है या प्रेसिपिटेशन के रिजल्टेड जो भी वाटर कंटेंट अर्थ सरफेस पे आता है उसका फ्यूचर क्या है, इसको हम एक डायग्राम के साथ में डिस्कस करेंगे। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि जो वाटर साइकिल है वो कैसे होती है, और प्रेसिपिटेशन के अंदर जो भी वाटर कंटेंट अर्थ सरफेस पे आया है, लिथोस्फीयर पे आया है, उसमें उसका आगे क्या फ्यूचर है, उसका आगे क्या फेथ है। तो सबसे पहले जो वाटर साइकिल है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। जो ओशंस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो ओशंस का वाटर है वो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, इवोपरेशन की प्रोसेस में वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो सनलाइट है वो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। ठीक है, और ये वाटर वेपर जो है वो कंडेंसेशन की प्रोसेस में या संघनन की प्रोसेस में क्लाउड्स में कन्वर्ट होती है। क्लाउड्स जो है वो एयर के साथ में लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करते हैं, वहां जाकर के ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ आने के बाद में इसका क्या फ्यूचर है, अर्थ सरफेस पे या लिथोस्फीयर पे जो भी वाटर आता है उसमें से जो 35% है वो इवेपोरेशन वाष्पन या जो ट्रांसपायरेशन जो प्लांट्स के थ्रू होता है ट्रांसपायरेशन, इसमें 35% है वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है।
ठीक है। और जो 20% पार्ट है वो मिट्टी में से एब्जॉर्ब होकर के नीचे आ जाता है, और जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर क्रिएट करता है, जिससे सॉइल में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं वो घुल जाते हैं और प्लांट्स उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वाटर सॉइल में से छन करके नीचे जा रहा है, ये और नीचे जा करके जो अंडरग्राउंड सोर्सेज है उनके साथ में ही मिक्स हो जाता है। ये अंडरग्राउंड सोर्सेज है, इनको हम वापस यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कुएं है, ट्यूबवेल वगैरह है, इनके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को या जो सोर्सेज है उनको वापस यूटिलाइज कर सकते हैं। इनके अलावा जो वाटर बच जाता है वो सारा का सारा रन ऑफ हो जाता है, या सारा का सारा नदियों में बहता हुआ वापस ओशंस में चला जाता है। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये सनलाइट पे डिपेंड करता है कि वाटर साइकिल है वो कितनी रैपिडली यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में वाटर साइकिल का सबसे लास्ट जो छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि वाटर साइकिल को वो कौन कौन से फैक्टर है जो जनरली डिस्टर्ब कर सकते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है पॉल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो वाटर साइकिल को अफेक्ट करता है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, वनों का कटाव, और इसके अलावा जो क्लाउड सीडिंग है या जो आर्टिफिशियल बारिश हम करवाते हैं वो भी इसके अंदर इस साइकिल को अफेक्ट करती है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था वाटर साइकिल। नेक्स्ट जो साइकिल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन के फॉर्म में ही नहीं प्रेजेंट होती है, ये कई कंपाउंड्स में ट्रैप होती है, कई कंपाउंड्स के साथ में ये रिएक्ट करती है, जैसे H2O, CO2, नाइट्रेट है या कार्बोनेट है, ये उनके साथ में बाइंड होती है। तो ऑक्सीजन साइकिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑक्सीजन साइकिल जो है वो हमारे लिए या किसी भी इकोसिस्टम के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, या इकोसिस्टम में ऑक्सीजन साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है और ये साइकिल होती कैसी है, इसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक चीज हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो फ्री ऑक्सीजन है वो अप्रोक्सीमेटली 21% है। इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में, इसका रोल क्या है? तो इसका सबसे पहला जो रोल है वो है रेस्पिरेशन में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, वो जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब है जो भी न्यूट्रिएंट्स या फूड मटेरियल उन्होंने कंज्यूम किया है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो न्यूट्रिएंट्स है उससे एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसी को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जब भी रेस्पिरेशन करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से ये कई एलिमेंट्स के साथ में ये रिएक्ट करती है और कई कंपाउंड्स बनाती है। एनिमल्स की या ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर जो 70% पार्ट है, 70% जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हम प्रोटीन की बात करें, चाहे हम लिपिड की बात करें या हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो इन 70% जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। उनके सिंथेसिस के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे ये है कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन की लेयर का फॉर्मेशन करती है, और ओजोन की जो लेयर है वो अर्थ सरफेस पे अल्ट्रावायलेट जो या पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको आने से रोकता है, उनसे हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो म्यूटेशन कोज करने की कैपेसिटी रखती है, या उत्परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। तो ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारे लिए जो ऑक्सीजन साइकिल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। साइकिल की अगर हम बात करें तो ये साइकिल के फॉर्म में कैसे मूव करती है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो मेन प्रोडक्शन होता है वो प्रोड्यूसर्स करते हैं। मेनली अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन का
प्रोडक्शन करते हैं, और सेम ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम भी करते हैं। लेकिन अगर रेशियो अगर हम देखें तो जितनी ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं उसके बहुत ही कम अमाउंट में वो वापस कंज्यूम करते हैं। और प्लांट्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसे जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, वो इसको रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, और रेस्पिरेशन के रिजल्टेड वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और CO2 जो है वो प्लांट्स द्वारा वापस कंज्यूम कर ली जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर CO2 रिक्वायर्ड होती है। और ये जो प्लांट्स है ये जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ये भी CO2 रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो ये इतनी सिंपल सी है। इसके अलावा अगर अदर सोर्सेज की बात करें ऑक्सीजन के, तो जैसे वोल्केनो विस्फोट है या ज्वालामुखी का फटना है, तो वहां पे भी कुछ अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन का जो साइकिल है वो इतना छोटा सा ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है पॉपुलेशंस। तो ये साइकिल्स में ये इतनी ही थी। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो साइकिल है वो नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे बैक्टीरियाज का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पॉपुलेशंस डिस्कस करेंगे।